नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जीके जीएस के हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो मुख्य बिंदु होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी पॉइंट को जैसे आप पीछे देख रहे हैं बताया जाता है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और अंत तक हमारे क्लास में बने रहिएगा और इस क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास पहले शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो क्लास है ये हमारा 29 नंबर का क्लास है। तो रोज एक क्लास होता है और जीएस का अगर 1 से लेकर 29 तक का क्लास नहीं देखे हैं तो जीएस बाय आकाश चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ पर देख लेते, जाके देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग 29 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 30 नंबर का क्लास और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आ चुका है साइंस टेक्नोलॉजी से। कह रहा है कि रुद्रम फर्स्ट क्या है। तो रुद्रम फर्स्ट जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट क्या है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि रुद्रम फर्स्ट क्या है। तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मिसाइल है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका रुद्रम फर्स्ट का, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने किया था, रुद्रम फर्स्ट का निर्माण किसने किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया था। डीआरडीओ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रक्षेपण डीआरडीओ ने कहाँ से किया था, प्रक्षेपण का मतलब अंतरिक्ष में कहाँ से भेजा था, किस जगह से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे व्हीलर द्वीप से। यहाँ पे ये अपना जो भी प्रक्षेपण है वो डीआरडीओ व्हीलर द्वीप से ही करता है, व्हीलर द्वीप से किया था। और व्हीलर द्वीप कहाँ पे पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे, उड़ीसा में, यहाँ से ये इसको भेजा था। ठीक, ये बातें, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब डीआरडीओ एक संस्था है। ठीक, डीआरडीओ एक संस्था है और इसके बारे में हम लोग को याद रखना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस सारे बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसा मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट कैसा मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो डीआरडीओ वाले इसको बनाए थे। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका निर्माण किया था। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है वहां से इसका प्रक्षेपण किया गया था। स्थापना डीआरडीओ का कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये जियोग्राफी से प्रश्न है और इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है। तो इस क्लास में अगर आप लगातार बने रहते हैं तो इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पेन्नार परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो पेन्नार परियोजना जो है ये पेन्नार नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, पेन्नार नदी पे बना हुआ है। और पेन्नार नदी कहाँ की नदी है, ये एक कर्नाटक की नदी है, कर्नाटक की नदी है। और इसका उद्गम अगर आपसे पूछे पेन्नार नदी के बारे में, तो उसका उद्गम अगर आपसे पूछे कहाँ से हुआ है, तो ये नंदी दुर्ग से हुआ है। कहाँ पे, नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नंदी दुर्ग से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और नंदी दुर्ग पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक में, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और आगे चल करके ये पेन्नार नदी जो है ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, मुहाना यानी कि जल कहाँ पे गिराती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आगे चल करके जल गिरा देती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पे बना हुआ है,
तो ये जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे एक और परियोजना पोचमपाद बांध अगर आपसे पूछ ले, पोचमपाद बांध अगर आपसे पूछे ये किस नदी पे बना हुआ है, पोचमपाद बांध है किस नदी पे बनाया गया है, तो ये सभी परियोजना एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। पोचमपाद जो परियोजना है ये आपके गोदावरी नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? गोदावरी नदी पे बनाया गया है। ठीक, तो इतनी बातें हैं इस प्रश्न से याद रखेंगे। इंडियन जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। कह रहा है कि पेन्नार परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? पेन्नार जो परियोजना है ये पेन्नार नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? पेन्नार नदी पे बनाया गया है। ये कर्नाटक में बहने वाली नदी है। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का, तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। अब मुहाना ये कहाँ पे बनाती है अपना, तो मुहाना ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगर आपसे पूछे कि कुछ और बांधों के बारे में, जैसे पेन्नार बांध तो पेन्नार नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, पोचमपाद बांध पूछे तो गोदावरी नदी पे बना हुआ है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। राष्ट्रकूट वंश ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, और ये कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। तो कैलाशनाथ मंदिर ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कैलाश मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित की बात करें तो ये एलोरा गुफा में, एलोरा के गुफा में स्थित है। एलोरा की गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से जो कैलाश नाथ मंदिर है ये गुफा नंबर 16 में स्थित है। कौन सा? गुफा नंबर 16 में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है किस नंबर के गुफा में है, तो गुफा नंबर 16 में एलोरा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में ये पड़ता है। तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे एलोरा गुफा के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कौन? कृष्ण प्रथम इसके निर्माण करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो संबंध है वो 3 धर्मों से है। ये जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से भी संबंधित मंदिर है। ठीक, तो ये तीनों बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है जो कि गुफा नंबर 16 में स्थित है, एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी जो प्रश्न यहाँ पे लिखे गए हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कि 3 धर्मों से संबंधित है, एक तो जैन, बौद्ध और हिंदू, ये तीनों धर्म से संबंधित है। और ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए, और पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कहां कहां वेधशाला बनवाई थी? तो ये जो वेधशाला जयपुर के राजा जो सवाई जयसिंह हैं, जो जयपुर की स्थापना भी किए थे, वो 5 जगह पे वेधशाला बनवाए थे भारत में। और वेधशालाओं को, इनकी वेधशालाओं को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। जंतर मंतर भी इन्हें कहते हैं। ठीक, तो यही है जंतर मंतर। अब देख लेते हैं 5 जगहों पे कहां कहां पे इन्होंने वेधशाला बनवाए थे। तो पहला तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जयपुर में वेधशाला बनवाए थे, और जयपुर वाला जो वेधशाला था वो सबसे बड़ा वेधशाला था। सबसे बड़ा वेधशाला यानी कि सबसे बड़ा जंतर मंतर जो था वो जयपुर वाला ही था। उसके अलावा आप जाएंगे दिल्ली में भी ये वेधशाला बनवाए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 जगह, एक मथुरा में बनवाए थे,
एक मथुरा में और एक वाराणसी में। वाराणसी में ये वेधशाला बनवाए थे। और तीसरा चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, एक मध्य प्रदेश में था, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ पे, उज्जैन में ये वेधशालाएं बनवाए थे। तो ये कुल 5 जगहों पे वेधशाला बनवाए थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे जयपुर की स्थापना, जयपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सवई राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि जयपुर के राजा सवई जय सिंह जो थे, सवई जय सिंह ने कहाँ कहाँ वेधशाला है, जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है, जंतर मंतर कहाँ कहाँ बनवाए थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जयपुर में बनवाए थे, पहला वाला जो कि सबसे बड़ा था, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मथुरा में, चौथा वाराणसी में था और पांचवा जो था उज्जैन में। ये 5 जगहों पे वेधशाला बनवाए थे। एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इनमें से किन जगहों पे वेधशाला नहीं बना था, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 के बारे में अगर आप जानेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम, तो एस्ट्रोसेट जो है ये भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है? एस्ट्रोसेट जो भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया, तो इसका प्रक्षेपण PSLV C-13 रॉकेट से किया गया। किस रॉकेट से? PSLV C-13 रॉकेट से किया गया। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रक्षेपण किस जगह से किया गया था, तो इसका जो प्रक्षेपण है श्रीहरिकोटा से किया गया था। कहां पे? श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक, ये बातें, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, कई बार हमने आपको बताया भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, तो इसका नाम था क्या? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था और जिसे कब छोड़ा गया था? 1956 में जिसे छोड़ा गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह बता दीजिए। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो भारत का जो पहला संचार उपग्रह था उसका क्या नाम है? उसका नाम है, भारत का पहला जो संचार उपग्रह है उसका नाम है एप्पल। क्या नाम है? एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम, तो ये भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है? अंतरिक्ष वेधशाला है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे रॉकेट PSLV C-13 से भेजा गया था और श्रीहरिकोटा से ये भेजा गया था। अब कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा है। भारत का पहला प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। उसके अलावा अगर आपसे, जो कि 1956 में भेजा गया, उसके अलावा भारत का पहला संचार उपग्रह पूछ ले तो भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। ठीक, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कई सारे हैं जो कंप्यूटर या फिर एंड्रॉयड फोन वगैरह में रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबसे पहले यही आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है। और उसके बाद मैक भी आप लोग जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा विंडोज भी जानते हैं, जो विंडोज 7, 8, 10, 11 ये आते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर वगैरह में डले होते हैं। iOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एंड्रॉयड ये फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में। कंप्यूटर के प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं?
कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार जीडी के एग्जाम में। कंप्यूटर के प्रोसेसर कौन से होते हैं? तो एक तो आप लोग इंटेल का नाम याद रखेंगे और एक आप लोग याद रखेंगे एएमडी और इंटेल, ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं जो प्रोग्राम को क्या करते हैं? स्पीड देते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस जिसे डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पूर्ण रूप भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया है। कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में पूछे तो इंटेल और एएमडी ये सभी कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है इसका संबंध पूछे तो ये जहाज विनिमय से है। किससे संबंधित है? जहाज विनिमय से। इसका संबंध जहाज विनिमय से, ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसकी जहाज विनिमय के बारे में जिसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मुख्यालय पूछा जाएगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाएगा। तो स्थापना पूछे तो 1948 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो मुख्यालय इसका लंदन में स्थित है, ठीक, लंदन में। अब कुछ संगठनों के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो WTO की जो स्थापना है 1995 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि WHO के बारे में बताइए, WHO जिसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे कि WHO की स्थापना कब हुई थी तो WHO की जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है तो ये जहाज विनिमय से संबंधित है। किससे संबंधित है? जहाज विनिमय से संबंधित है। IMO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? IMO का जो मुख्यालय है ये लंदन में स्थित है। कहाँ पे? लंदन में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी तो 1948 में, जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब WTO की बात करें जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो कि व्यापार से संबंधित है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा में स्थित है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो वार एंड पीस पुस्तक जो है ये टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। अब ये टॉल्स्टॉय कहाँ के रहने वाले हैं? ये रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के? रूस के रहने वाले हैं। अब कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि फिरोज द फॉरगेटन गांधी किसकी पुस्तक है? फिरोज द फॉरगेटन गांधी किसकी पुस्तक है? या फिर इनके साथ एक और पुस्तक जो है पूछा जाता है, ये फिरोज द फॉरगेटन गांधी ये बर्टिल फॉल्क की पुस्तक है। किसकी? बर्टिल फॉल्क की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? ए बेटर इंडिया। ये सभी बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले पुस्तक हैं जो कि विदेशी पुस्तकें हैं। बेटर इंडिया ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है NR न्यायमूर्ति की पुस्तक है। NR न्यायमूर्ति की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुल ए नगमा किसकी पुस्तक है? गुल ए नगमा किसकी पुस्तक है? तो गुल ए नगमा ये फिराक गोरखपुरी की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि ए वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये
ए वार एंड पीस जो पुस्तक है ये टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। और ये कौन है? रूस के लिए एक राइटर हैं, फिरोज द फॉरगेटन गांधी। कई बार एग्जाम में पूछा गया फिरोज द फॉरगेटन गांधी। ये बर्टिल फाल्क की पुस्तक है। गुल ए नगमा ये फिराक गोरखपुरी की पुस्तक है। किसकी? फिराक गोरखपुरी की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसकी पुस्तक है? फिराक गोरखपुरी की ये पुस्तक है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? तो ये एनआर न्यायमूर्ति की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये एनआर नारायण मूर्ति की पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकों के बारे में ध्यान रखेंगे। एनआर नारायण मूर्ति की ये पुस्तक है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि वार एंड पीस किसे, तो इसका रिवीजन तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है, तो जो पिन घाटी नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहां पे स्थित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न था, इंडियन जियोग्राफी का, अब यहां से संबंधित अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहां पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा घाटी कहां पे स्थित है, कांगड़ा घाटी कहां पे स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि कुल्लू घाटी कहां पे स्थित है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जहां पे लोग घूमने वगैरह जाते हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहां पे स्थित है, तो वो भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरज ताल पूछ ले भैया, सूरज ताल पूछ ले कहां पे स्थित है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब भाखड़ा नांगल बांध, एक बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, भाखड़ा नांगल बांध है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये डैम की बात करें तो वो भी कहां पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और भाखड़ा नांगल बांध अगर आपसे पूछे कि किस नदी पे बनाया गया है, तो सतलज नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? तो सतलज, ये सतलज नदी पे बनाया गया डैम है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल की बात करें तो ये झील है सूरज ताल, वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पे ये बनाया गया है। तो ये इस प्रश्न से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है ये संसद सदस्य करते हैं। संसद में जो भी सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद भैया किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे पद किस अनुच्छेद में है, तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि इसके उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सभी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति भैया को शपथ कौन दिलाते हैं या फिर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? त्यागपत्र और शपथ दोनों के बारे में याद रखेंगे आप लोग। ये दोनों देते हैं, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे शपथ और ये दोनों कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ और त्यागपत्र, शपथ दिलाने की बात करें तो भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र देंगे तो भी राष्ट्रपति को देंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारे वर्तमान समय में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश में, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। ठीक, और एक बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अभी यूपीपी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा, उसके पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन
सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति, यानी कि जब सभापति कोई रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये बात कौन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये बात अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर, ये बात कहा गया है अनुच्छेद नंबर 64 में कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे भारत में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए हमने क्या क्या बताया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और न्यूनतम उम्र उपराष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल इतना इनका 5 वर्ष का होता है। शपथ इनको राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। और वर्तमान समय उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय में। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो वो भी उपराष्ट्रपति होते हैं। और क्योंकि वो अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे। अब कुछ स्मारकों के बारे में पूछा जाता है कि फला स्मारक किस जगह पे स्थित है, किसने निर्माण कराया, किस नदी के किनारे स्थित है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं किसकी याद में बनाया गया। तो देखिए चलिए स्मारकों के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न होती है। देखिए विजय स्तंभ अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ आप लोग बताएंगे। चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां पे स्थित है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि स्वर्ण मंदिर कहां पे स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहां पे स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। कहां पे? अमृतसर में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे चार मीनार कहां पे स्थित है, चार मीनार कहां पे स्थित है, तो वो हैदराबाद में। चार मीनार कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कुतुब मीनार कहां पे स्थित है, कुतुब मीनार बता दीजिए। जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है वो स्थित है दिल्ली में। बनवाया किसने था? अगर आपसे पूछे किसको बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल कहां पे स्थित है, ताजमहल बच्चा जानता है कि ताजमहल कहां पे स्थित है, आगरा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि आगरा में, अगर आपसे पूछे कि इसको बनवाया कौन था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछे कि ये जो ताजमहल है, अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये किस नदी के किनारे बनाया गया, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। किस नदी के? यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। कुतुब मीनार पूछ ले तो दिल्ली में स्थित है, निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ताजमहल पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और किस नदी के किनारे स्थित है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए स्वर्ण मंदिर के बारे में पूछा जाता है और हैदराबाद के जो चार मीनार है इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता ये चार मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद उतना गेस नहीं लगा पाते, उत्तर भारत में ही रह जाते हैं ऑप्शन को ढूंढ के। और अगला प्रश्न है वर्ल्ड जियोग्राफी से और कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो कुछ महाद्वीपें होती हैं और महाद्वीपों से संबंधित पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में कौन सी लंबी रेल मार्ग है। तो देखिए विश्व का सबसे जो लंबा रेल मार्ग है उसे ट्रांस साइबेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो साइबेरिया क्षेत्र में रूस में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 9300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9300 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहां तक? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अब चलिए नहीं अभी रिवीजन नहीं करेंगे, और भी कुछ महाद्वीपों और उसके जो लंबे रेल मार्ग के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले
अगर आपसे पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं ना, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसे बोलते हैं केप काहिरा रेल मार्ग। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग। और ये केप काहिरा रेल मार्ग अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वो आपके दक्षिण अफ्रीका से जाता है, दक्षिण अफ्रीका तक से जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा तक। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा तक जाता है। अब एक और यहाँ पे आप लोग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन के बारे में नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग बता दीजिए क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। कौन सा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से पर्थ तक जाती है। कहाँ से? सिडनी से पर्थ तक जाती है। तो ये पूरी रेल मार्गों के बारे में याद रखेंगे आप लोग। वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न था, तो ये सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि स्थित कहाँ पे है? रूस में स्थित है। लंबाई 9300 किलोमीटर है इसका। और कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा रेल मार्ग है। कौन सा? केप काहिरा रेल मार्ग है, तो दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक जाता है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक जाता है। और अगर आपसे पूछे कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो उसका सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, और जो कि कहां से कहां तक जाता है? सिडनी से लेकर के पर्थ तक जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कि अब अमरकंटक भारत की किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक जो है भारत का नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो वो नर्मदा नदी पे बनाया गया और गुजरात में बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बनाया गया, तो इंदिरा सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पे ही बनाया गया है। धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे स्थित है। और यहां से एक पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे, एक है कपिल जलधारा प्रपात। कपिल जलधारा प्रपात ये किस नदी पे बनाया गया है, तो ये स्थित है कहाँ पे? एमपी में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात भी एमपी में स्थित है। और ये दोनों कहाँ पे बनाए गए? ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और नर्मदा नदी के बारे में भी कुछ बातें कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताएंगे आप लोग कि 1312 किलोमीटर। ये सभी नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उसकी लंबाई आप लोग जरूर याद रखेंगे। छोटी नदियों का लंबाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है अमरकंटक भारत की किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे गुजरात में बनाया गया। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बनाया गया। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा कपिल जलधारा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। लंबाई 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी का है। उसके अलावा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो देखिए यहाँ पे धातुओं और इनसे उत्पादन कौन सा राज्य कितना उत्पादन करता है, इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे जिप्सम के बारे में पूछ रहा है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जस्ता का कुछ धातुओं के बारे में, जैसे जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन के बारे में पूछ ले तो भी आप लोग क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। राजस्थान जस्ता का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर आप इसके लिए यहाँ पे फेमस खान है जावर की खान। जावर की खान क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब खेतड़ी की खान अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, खेतड़ी
की खान कहाँ पे स्थित है? तो खेतड़ी की जो खान है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है खेतड़ी की खान? राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो ये प्रसिद्ध किस लिए है? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ और चीज़ें, जैसे अगर आपसे पूछे कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, केसर का। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो भी राजस्थान हो जाएगा। जावर की खान किस लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान जो है वो जस्ते के लिए ही प्रसिद्ध है। ये खान वगैरह के नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे पूछेगा कि जावर की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खान पूछ ले, राजस्थान में स्थित है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो कश्मीर जरूर रहेगा, आप लोग वहां पे सही करिएगा। आईने अकबरी, ये मेडुअल हिस्ट्री का प्रश्न है। अब देखिए आईने अकबरी के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना किसने किया, तो इसकी रचना अबुल फजल ने किया। इसकी रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया। और ये जो आईने अकबरी है, ये जो है अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। ये जो आईने अकबरी है, ये अकबरनामा का नाम आप लोग सुने होंगे, अकबरनामा का ये थर्ड पार्ट है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरा पार्ट है, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। ठीक, अब कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ चीजों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे अबुल फजल के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अबुल फजल का जो जन्म है वो राजस्थान के नागौर में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में हुआ था, राजस्थान के। अगर आपसे पूछे कि आगे चल करके इनकी हत्या किसने कर दी, तो इनकी हत्या जो है वो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। किसकी? अबुल फजल की। तो इनके बारे में ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे और कुछ पुस्तकें, जैसे गीता रहस्य पुस्तक के बारे में पूछ ले, इसके लेखक कौन है, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। अगर आपसे पूछे कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर है इसके लेखक। ठीक, तो ये पुस्तकों के राइटरों के बारे में भी आप लोग याद रखें, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, जिनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। और इनकी जो हत्या है आगे चल करके वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा का थर्ड पार्ट कौन सा है, तो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है आईने अकबरी। अकबरनामा का थर्ड पार्ट है आईने अकबरी। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर की है। किसकी? विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा नामक पुस्तक किसकी है? विज्ञानेश्वर की। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा तो मिशेल ओबामा बताएंगे। कौन बताएंगे? किसे बताएंगे? मिशेल ओबामा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, और एक पुस्तक है ड्रीम्स फॉर माई फादर। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये पुस्तक के लेखक, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बराक ओबामा। और ड्रीम्स फॉर माई फादर ये बराक ओबामा की पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये बराक ओबामा की पुस्तक है। और अगर आप पूछे कि माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो ये हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक है। किसकी? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है, तो एग्जाम वॉरियर हमारे
प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। किसकी? प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा जी। अब मिशेल ओबामा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ए प्रॉमिस्ड लैंड ड्रीम्स फॉर माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे। अब अगर आपसे पूछे कि माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक है। और उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी जो है पीटी उषा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। और इन्हें ही पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायोली एक्सप्रेस भी इन्हें कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के बारे में ध्यान रखेंगे। ये कहा जाता है हिमा दास को। किसे? हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे उड़न परी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। पायोली एक्सप्रेस भी इन्हें कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस की बात करें तो ये हिमा दास को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झीलों की नगरी भारत में उदयपुर को कहा जाता है। किसे? उदयपुर, जो कि उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर जो है वो राजस्थान का एक जिला है। उदयपुर जो राजस्थान का एक जिला है उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 1000 झीलों की भूमि ये फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि अंगुली नुमा झील की संरचना कहाँ पे पाई जाती है? अंगुली नुमा झील की संरचना कहाँ पे पाई जाती है? तो अंगुली नुमा जो झील होते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अमेरिका एंड कनाडा में, दोनों साइड में आप लोग ध्यान रखेंगे। अंगुली नुमा झील यानी कि थोड़े लंबे लंबे झील होते हैं, इस तरह के ऐसे ऐसे झील होते हैं, ऐसे ऐसे झील होते हैं। तो इस तरह के जो झील है वो अमेरिका और कनाडा साइड में पाए जाते हैं। ठीक, ये सभी पॉइंट अगर आप लोग सुने रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे। तो अमेरिका और कनाडा में उंगली नुमा झील पाए जाते हैं। अब एक ग्रेट लेक्स क्षेत्र है, एक ग्रेट लेक्स एरिया जिसे बोलते हैं क्या? महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। इसमें कितनी झीलें आती हैं? तो इसमें 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी? देखिए, सुपीरियर जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, सुपीरियर झील, सुपीरियर एंटोरियो, ह्यूरॉन, मिशिगन और इरी, ये 5 झीलें इसमें आती हैं। तो देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। और झीलों का अध्ययन अगर आपसे पूछे झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? झीलों का अध्ययन अगर आपसे पूछे तो इसे बोलते हैं निम्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, निम्नोलॉजी। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झीलों की जो नगरी है उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। किसे? 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। उंगली नुमा झील की जो संरचना है वो अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। उंगली नुमा झील की संरचना अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। महान झील क्षेत्र में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, एंटोरियो, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी। ये 5 झीलें महान झील क्षेत्र में जिसे ग्रेट लेक्स एरिया कहते हैं, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का हमें सदस्य बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है तो, या फिर आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष की। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या फिर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वहीं राज्य में आते हैं, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्य में होता है विधानसभा। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है,
विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी वर्ष, 35 वर्ष। या फिर अगर आपको एक चीज़ और छूट रहा है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपकी उम्र 25 वर्ष। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने बता दिया पहले प्रश्न में ही, उपराष्ट्रपति की अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष है। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 25 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और विधानसभा का सदस्य बनना है तो 20 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ये इस प्रश्न से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपसे पूछे किससे है तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं श्वेत क्रांति को। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति को भारत में जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के भारत में जनक। और इस वर्गीज कुरियन के बारे में आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका जो जन्म है वो 26 नवंबर के दिन होता है। इनका जन्म जो है 26 नवंबर के दिन, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है, ये होता है 26 नवंबर के दिन। कब, 26 नवंबर के दिन होता है। चलिए इसका अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है दूध का, दूध के बारे में पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, तो दूध का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान राज्य करता है। कौन सा, राजस्थान राज्य करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन अपना भारत करता है। दूध के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं, तो श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। जनक कौन है इसके, वर्गीज कुरियन है। और इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन दूध का कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है सतलज, व्यास, रावी किसकी सहायक नदियां हैं, तो सतलज, व्यास, रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। किस नदी की, सिंधु नदी की। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और भी इसकी सहायक नदी सतलज, व्यास, रावी। झेलम पूछ ले तो भी इसकी सहायक नदी है। और चिनाब पूछ ले तो भी इसकी सहायक नदी है। और चिनाब जो है सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई में आप लोग 2880 किलोमीटर बताएंगे। 2880 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम की बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से होता है। कहाँ पे, मानसरोवर झील के पास से यहाँ पे इसका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का प्रवाह भारत के कितने देशों में होता है, तो 3 देश में जाता है। तो सबसे पहले तो तिब्बत से निकलता है। आप लोग जानते हो जो चीन के आधिपत्य में तिब्बत से निकलता है, फिर आता है भारत में। और भारत के एक राज्य में बहता है, केवल लद्दाख में बहता है। उसके बाद चला जाता है पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में चला जाता है। उसके बाद ये अपना जा करके मुहाना, अगर आपसे पूछे कहाँ पे बनाता है, तो ये जाके के अरब सागर में ये गिर जाता है। किस सागर में, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये पूरी बातें इस नदी से आप लोग याद रखेंगे। जैसे सतलज, व्यास, रावी किसकी सहायक नदी है, तो सतलज, व्यास, रावी नहीं, झेलम, चिनाब ये भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदियां हैं। और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। और बड़ी सबसे सहायक नदी है चिनाब। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह कहाँ पे होती है, तिब्बत में, फिर आती है भारत में, भारत के एक राज्य में लद्दाख में, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और उद्गम इसका मानसरोवर झील के पास से होता है, अरब सागर में ये जाकर के गिर जाती है।
बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वाद्य यंत्र और उसके वादक के बारे में भी पूछा जाता है। तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है। कौन? सितार। और वहीं आपसे पूछ ले कि अगर सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है? सितार एंड तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो सितार और तबले का जनक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? बिस्मिल्लाह खान थोड़ा गलत लिखाया है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। शहनाई से इनका संबंध है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? तो ये पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक है भैया। ये क्या है? बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? पंडित जाकिर, पंडित नहीं भाई, जाकिर हुसैन अगर आपसे पूछ ले कि क्या बजाते हैं, तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, पंडित शिव कुमार अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे, तो वो क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। संतूर। ठीक, तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी बातें इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार वादक है ये। और सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। और पन्ना लाल घोष बांसुरी, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। और जो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, शिव कुमार शर्मा। द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है इनका असली नाम? दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है। अगर आपसे पूछे कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे द ग्रेट खली के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। लंबाई बता दीजिए इनकी कितनी है? लंबाई के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनकी लंबाई जो है वो 7 फीट 3 इंच है। कितनी? 7 फीट 3 इंच है। और इनके बारे में अगर आपसे पूछे कि इनका वजन कितना है, वजन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका वजन जो है वो कितना है? इनका वजन 420 पाउंड इनका वजन है। कितना? पाउंड में ही पूछता है, 420 पाउंड। और इसकी इनकी विशेषता ये है कि ये भारत की तरफ से एकमात्र रेसलर है, भारत की तरफ से ये एकमात्र WWE में भारत की तरफ से एकमात्र वहाँ पे क्या बोलते हैं भागीदार हैं। तो देखिए द ग्रेट खली जिनका नाम दिलीप सिंह राणा है, जो कि हिमाचल प्रदेश से रहने वाले हैं। लंबाई 7 फीट 3 इंच है इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो वजन है 420 पाउंड है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। अजात शत्रु पूछ ले, अजात शत्रु पूछ ले किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि महामना किसे कहा जाता है, महामना, तो ये मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय को, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। कुछ महापुरुषों के नाम है, जैसे उपनाम है, जैसे लोकनायक पूछ ले तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकमान्य पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक को, अजात शत्रु पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद को, महामना पूछ ले तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर का, कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो भारत का जो व्यापारिक संबंध है सबसे पहले पुर्तगाली देश से स्थापित हुआ, क्योंकि 17 मई 1498 को 1498 को भारत में कौन आया था? भारत में आया था वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। और ये कहाँ का रहने वाला था? भारत का रहने वाला था। और वास्को डिगामा भारत आया था और भारत में उतरा कहाँ पे? तो ये कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और ये इसका वास्को डिगामा का पूछा जाता है कि स्वागत किसने किया था? स्वागत तो आप सभी जानते हैं कि
राजा जमोरिन ने स्वागत किया था, जो कि वहाँ के एक स्थानीय राजा थे, राजा जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया था। और पुर्तगालियों का अगर आपसे पूछे कि पहला कारखाना कहाँ पे लगा, पहला कारखाना कहाँ पे लगा पुर्तगालियों का, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1500 में लगाया था। और कहाँ पे लगाया था, कालीकट में। कालीकट कहाँ पे पड़ता है, ये केरला राज्य में पड़ता है। कहाँ पे, केरला में। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए, तो सबसे पहले भारत का व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों से स्थापित हुआ। 17 मई 1498 को भारत में वास्को डी गामा आया था, भारत में आकर उतरा कालीकट बंदरगाह पे और स्वागत इसका किया राजा जमोरिन ने। और पहला कारखाना पुर्तगालियों का 1500 में कालीकट में लगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर आपसे पूछे बुलंद दरवाजा के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगर बुलंद दरवाजा तो यहाँ है, निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि किसकी याद में इसका निर्माण कराया गया था, तो गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और बुलंद दरवाजा जो है ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा ये सभी बातें भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी, और ये कहाँ पे पड़ता है, आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। अब अगर आपसे पूछे कि कुछ और कि साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, साहित्य का स्वर्णकाल ये किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो साहित्य का जो स्वर्णकाल है ये अकबर के समय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया था फारसी में। तो देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। और ये कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी आगरा में। निर्माण किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का, तो अकबर ने करवाया था। और गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण कराया था। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा दरवाजा है ये बुलंद दरवाजा है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो शक्ति है, राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है, संसद को। और इसकी जो हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है, उसे महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग। और जो राष्ट्रपति पे महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। अब महाभियोग के बारे में प्रक्रिया जो है ये लिया कहाँ से गया है, तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। ये पूछा जाता है, अमेरिका देश से लिया गया है। और महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है, तो ये 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है कि आप पे महाभियोग लगाए जाने वाले हैं हम लोग। ठीक, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद नंबर 54 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अनुच्छेद नंबर 56 में है। और कितने वर्ष का होता है कार्यकाल, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो शपथ इनका 60 में अनुच्छेद नंबर। और शपथ इनको कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। चलिए रिवीजन करेंगे कि राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है। और जो हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, जो अनुच्छेद 61 के द्वारा इनको हटाया जाएगा। लिया कहाँ से गया, अमेरिका से लिया गया। और कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है, 14 दिन पूर्व सूचना। शपथ किस में, 60 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। और निर्वाचन किस में है, अनुच्छेद नंबर 54 में। कार्यकाल कितना है, अनुच्छेद नंबर 56 में 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कहीं जाना है इस वजह से बहुत देरी हो रही है। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने अगले प्रश्न में, अपने क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।